यहाँ से फरीदाबाद में कोई जो बड़े मुद्दे हैं कोई उठाता नहीं है, सिर्फ दो जने नजर आते हैं, एक आपके धर्मवीर भड़ाना जी और एक आपके प्रवक्ता है नरेश शर्मा। ये दो नहीं है, एक और एक 11 है। तो बाकी टीम को भी आप देखेंगे तो समय समय पे सब लोग अपने अपने मुद्दे अलग अलग तरीके से उठाते मगर रहते हैं। जो बड़े मुद्दे तो हैं वो 111 और 1011 होते हैं। हमारे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 काउंटिंग नहीं होती। फरीदाबाद से भी आपके सांसद वो भी आजकल पीछे हट रहे हैं, वो भी हाथ ऊपर कर रहे हैं कि इस बार हमारी भी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। अपनी लीडरशिप को ये बताते फिर रहे हैं। कई सारे उम्मीदवार टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की टिकट लौटा रहे हैं। शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, शिक्षा। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे उनका जोरदार यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं जिलाध्यक्ष नरेंद्र भाटी जी के में यहाँ पे तमाम आम आदमी पार्टी के नेता पहुँचे हैं दोस्तों। और जी आप लोग अनुमति दोगे? मीडिया की सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया गठबंधन बन चुका है और हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन में समझौते के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। जब से इंडिया गठबंधन अलग अलग राज्यों में अनाउंस हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूले हुए हैं। कुछ अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। इसका असर हरियाणा पर भी बहुत जोर शोर से दिखाई दे रहा है, जहां खट्टर सरकार और भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप पहले बहुत उत्साहित नजर आ रही थी और ये कह रहे थे कि हम चुनाव पहले भी करा सकते हैं, हम राज्य के चुनाव भी साथ करा सकते हैं। अब जब असल में चुनाव कराने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा यूनिट के हाथ पांव खुले हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि किसको टिकट दें किसको ना दें, जिसकी वजह से पहली लिस्ट में 195 टिकटों के अनाउंसमेंट के बावजूद हरियाणा की एक भी टिकट घोषित करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी को अब साफ नजर आ रहा है। फरीदाबाद की जहां तक बात है तो हमें तो सुनने में ये आया है कि फरीदाबाद से भी आपके सांसद वो भी आजकल पीछे हट रहे हैं, वो भी हाथ ऊपर कर रहे हैं कि इस बार हमारी भी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। अपनी लीडरशिप को ये बताते फिर रहे हैं। क्या यहां से भी भारतीय जनता पार्टी टिकट बदलने की योजना बना रही है? क्या यहां से भी भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा चेहरा ढूंढना चाहती है जिसके प्रति लोगों की नाराजगी ना हो या जिसके जरिए वो अपना परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर कर सके? क्या इस तरीके का मंथन हरियाणा की हर एक सीट पर चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप हरियाणा के लोकसभा टिकट अनाउंसमेंट को लेकर के इतने कंफ्यूज क्यों है? क्यों अभी तक टिकटों के बारे में रजामंदी करके ये तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है नॉर्थ इंडिया के अंदर। कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि इधर तो हम स्वीप करते हैं, एक तरफा बहुमत लाते हैं। तो क्या वजह है कि 195 सीट घोषित होने के बाद भी हरियाणा का अभी तक नंबर नहीं आया? क्यों भारतीय जनता पार्टी डर रही है, घबरा रही है? उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ना सांसदों ने, ना विधायकों ने, ना केंद्र सरकार ने और ना ही राज्य सरकार ने पिछले 5 सालों के अंदर जनता का कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से अब जब इम्तिहान आए, जब तैयारी नहीं है परीक्षा की, तो परीक्षा आने पर बच्चा घबराता है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज के दिन में वही स्थिति है। 5 साल तक जनता का काम नहीं किया। इस पर्टिकुलर इलाके की भी अगर मैं कहूं तो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। कह रहे थे कि मेट्रो के जरिए जोड़ देंगे इस पूरे इलाके को, फरीदाबाद को, गुड़गांव रूट को पूरा और नोएडा रूट को मेट्रो के जरिए जोड़ने की बात करते थे।
फिर बोले कि नए साल में इस पे कुछ काम शुरू होगा। अब नया साल नहीं, अब नई सरकार आने को है, लेकिन कोई काम शुरू किसी तरीके का नहीं हुआ, नजर नहीं आता। हरियाणा के साथ प्रधानमंत्री ने जैसे खुद अपने ही शब्दों के साथ फेर की, जैसे बार बार धोखा किया, उसका एक उदाहरण जहां पर ये मेट्रो प्रोजेक्ट है, तो दूसरा उदाहरण जो एम्स लाने की बात थी रेवाड़ी में, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री अब पहला नींव का पत्थर रखे गए हैं, नींव की ईंट रखे गए हैं, जबकि 2015 में उसकी घोषणा हुई थी। इन सारी चीजों से हरियाणा के लोग पूरी तरह से वाकिफ हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराकर इंडिया गठबंधन को मजबूत स्थिति में संसद भेजना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। आम आदमी पार्टी जहां इस गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र से धर्म युद्ध में जीत का आगाज करेगी, वहीं बाकी 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के तहत खड़े होंगे और वहां पर भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हरा करके मजबूत जीत हासिल करेगा, ऐसा हमको स्पष्ट नजर आ रहा है। आपके कोई सवाल है तो आप? बड़ा गंभीर बात आप कह रहे हैं, भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीतने वाला व्यक्ति पीछे हट रहा है, इसका कोई आधार है या क्या गढ़त या अपनी तरफ से कोई बात कर रहा है? जो भी भारतीय जनता पार्टी की जो क्लियर सीटें थी, जो हाई प्रोफाइल सीटें थी, जो बड़े नेताओं की सीटें थी, वो सारी सीटें पहली लिस्ट में ज्यादातर वो सीटें डिक्लेयर कर दी गई। हरियाणा में आप ही कह रहे हैं कि इतने बड़े मार्जिन से जीते थे, इतने बड़े कद के नेता हैं, और गुड़गांव की सीट पे भी कहते हैं कि बड़े कद के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। क्या वजह रही कि प्रदेश अध्यक्ष की सीट कुरुक्षेत्र और बड़े बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सीटें, जिनको हाई प्रोफाइल सीट कहा जाता है, उनकी घोषणा पहली लिस्ट में हरियाणा के नेताओं की नहीं हो पाई? कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। आपने तो तो स्पेसिफिक भारतीय जनता पार्टी की आप बार बार बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो है कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करे। आप कह रहे हैं ये आम आदमी पार्टी ने एक कैंडिडेट दिया है, आपको भी पता है कि आप अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते, नहीं आप जीत सकते हैं बीजेपी के खिलाफ। और फरीदाबाद में खास करके अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के मार्जिन उसका बहुत ज्यादा था जीत का। यहाँ पर आपके हरियाणा के कांग्रेस जो आपका एलआई है, उसने अब तक लिस्ट जारी नहीं की, चाहे वो हरियाणा की हो चाहे वो दिल्ली की हो। इंडिया गठबंधन की तरफ से कई जगहों पे घोषणा हुई है अपने अपने उम्मीदवारों की, और हरियाणा के अंदर हम तो इंडिया गठबंधन के तहत घोषणा कर चुके हैं। हम तो अपनी पब्लिक मीटिंग्स भी घोषणा करने के बाद कुरुक्षेत्र में कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से तो पहले ही कम से कम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सब जगह पे घोषित हो जाएंगे। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जो 400 पार का दावा करते हैं, जो प्रधानमंत्री सदन के अंदर 400 पार का दावा कर रहे थे, इसका मतलब वो तो कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब उनकी तो पूरी तैयारी है। जो राज्य सरकार ये कह रही थी कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं और चाहे राज्य के चुनाव भी साथ करा लेंगे, अमित शाह जी पहले आके यहाँ कह के गए थे चुनावी तैयारी शुरू कर दी हमने, बूथ बूथ पे जाने की तैयारी। तो क्या वजह है कि पहली मीटिंग होने के बाद भी 195 लोगों की लिस्ट जारी होने के बाद भी मैं सवाल सिर्फ इसी बात पे उठा रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की इतनी मजबूत तैयारियां थी तो 195 सीटों में जिसमें सारे हाई प्रोफाइल नेताओं की सीटें हैं, उसमें हरियाणा के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं की घोषणा भी क्यों नहीं की गई? भारतीय जनता पार्टी क्या बैकफुट पर है? क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में इंडिया गठबंधन के बनने से घबराई हुई है, या भारतीय जनता पार्टी से कोई बड़ी रणनीतिक चूक हो गई है जिसकी वजह से हरियाणा में कोई भी एक भी सीट अभी तक वो घोषित नहीं कर पाए? आपने एक बात और कही कि टिकट वापस कर रहे हैं, जिनकी टिकट घोषणा हुई है टिकट वापस कर रहे हैं, कोई एक उदाहरण है कोई ऐसे जो टिकट वापस करने की बात कही हो? देखिए, बिल्कुल आसनसोल से जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा, पहले खुशियां मनाई गई, पहले ये कहा गया कि उम्मीदवार घोषित हो गए हैं, फिर सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने ये कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। गौतम गंभीर, जिनको हाई प्रोफाइल नेता भारतीय जनता पार्टी बताती थी दिल्ली के अंदर, उन्होंने तो टिकट अनाउंस होने से पहले ही ये कह दिया कि मैं तो इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे वापस क्रिकेट खेलने की अनुमति दे दी जाए। तो जो कद्दावर नेता है, जो बड़े नेता हैं, अभी बाराबंकी से भी खबर आ रही है कि उन्होंने कहा कि भाई मैं तो तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक ये उनका कोई एमएमएस जारी हो गया। तो ये तो सब बहाने हैं।
सार्वजनिक जीवन में इतने सालों तक रहने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर इन चीजों को बहाना बना के अपनी टिकट छोड़ रहा है तो कुछ तो कारण रहा होगा, कोई तो वजह रही होगी। सर आपका एक स्लोगन है कि यूं बदल बदल के, पूछिए ना नाडा साहब आप पूछिए, क्यों नहीं हमेशा एक स्लोगन सुनाई पड़ता है कि ये बदल बदल के लूटे से आप कांग्रेस को भी टारगेट करते रहे हैं, ऐसे में ऐसे आपके कार्यकर्ता कैसे कांग्रेस के लिए यहाँ देखिए, हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है, ये बहुत सोच समझ के कई दौर की बैठकों के बाद इंडिया गठबंधन बनाया गया है। आज हमारे सामने प्रश्न बदल गया और एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। हम अभी तक ये लड़ाई लड़ रहे थे कि दो उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं तो इनमें से कौन अच्छा और कौन बुरा है, उनमें से किसको जनता चुने। लेकिन अगर उस चुनाव के ऊपर ही सवालिया निशान खड़ा हो जाए, अगर उस लोकतंत्र के ऊपर ही सवालिया निशान खड़ा हो जाए, संविधान के साथ अगर कोई सरकार खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही हो, जो विजिबल तौर पे नजर आ रहा है कि तानाशाही की तरफ बहुत तेजी से बीजेपी सरकार बढ़ रही है, तो सबसे पहला सवाल देश बचाने का है। जब देश का सवाल आता है तो कोई पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। हम बहुत स्पष्ट तौर पे कहते हैं, ना कांग्रेस महत्वपूर्ण, ना आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण, ना अरविंद केजरीवाल महत्वपूर्ण, ना राहुल गांधी जी महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त अगर कोई है तो वो देश है, देश का संविधान है, देश का लोकतंत्र है। दो महत्वपूर्ण घटनाएं मैं आपको रिसेंट बताता हूं। जो किसानों को लेकर के आंदोलन चल रहा है, उसमें हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनके आधार पे हम ये कहते हैं कि हम आजाद हैं, उन 6 फंडामेंटल राइट्स में से 2 राइट्स को बहुत क्लियरली ब्रीच किया गया। 19(1)(b) आर्टिकल ये कहता है संविधान का कि अगर मैं अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार भी हमसे छीन लिया है। और ये कहा जा रहा है पासपोर्ट रद्द कर देंगे अगर कोई आंदोलन में गया, FIR दर्ज कर देंगे, जमीनें जब्त कर लेंगे। दूसरा जो 19(1)(d) आर्टिकल कहता है, वो ये कहता है मैं पूरे देश में कहीं भी स्वतंत्र हूं, आने जाने के लिए कहीं भी आ जा सकता हूं। इसी के आधार पर तय होता है कि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी वो आजादी छीन ली। पंजाब का किसान दिल्ली आना चाहता था, उसे पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे सीमेंट की दीवारें खड़ी करके, कांटे लगा करके, कीले गाड़ करके सड़क पे रोक दिया गया। हरियाणा का किसान दिल्ली आना चाहता था, उसको बड़ी बड़ी सीमेंटेड दीवारें बना करके रोक दिया गया। ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। मौलिक अधिकारों का हनन स्पष्ट तौर पे ये बताता है कि हम बहुत तेजी से लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के दिन में सवाल देश को बचाने का है, उसी सवाल को लेकर के इंडिया गठबंधन बनाया गया है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन एक बहुत मजबूत गठबंधन बन करके तैयार हुआ है। और मैंने तो स्पष्ट तौर पे आपको उदाहरण देके बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो कल तक ये कह रही थी हम 400 पार है, कोई आमने सामने है ही नहीं, वो जिस तरीके से घबराई हुई है और जिस तरीके से CBI और ED को खुला छोड़ दिया है कि आप किसी भी विपक्ष के नेता को कुछ न कुछ केस बना के किसी भी तरह से जेल में डालिए कि वो चुनाव प्रचार न कर पाए, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के बन जाने से हताश है। उन्होंने पूरी कोशिश की कि इंडिया गठबंधन बनना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कल डालते आज जेल में डाल दो, देश से बड़ा कुछ नहीं है, देश को बचाने के लिए हम इंडिया गठबंधन जरूर बनाएंगे। सर आपके आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जाना जाता है काम करने के लिए, क्या इस गठबंधन में भी इसी शैली से कांग्रेस नेताओं के साथ कार्यकर्ता काम करेगा? पूरी ताकत से एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक एक सीट पर प्रयास करेगा। और उसका कारण मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे आपको बताया, क्योंकि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए बाकी सारी चीजों को छोड़ के जब लोकतंत्र रहेगा, जब चुनाव होंगे निष्पक्ष तरीके से, तभी आप अच्छे और बुरी पार्टी में से किसी एक को चुन पाएंगे, तभी आप भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठा पाएंगे, तभी आप अपनी मांगों को स्पष्ट तौर पे सरकार के सामने रख पाएंगे। मगर आपके यहाँ से महत्वपूर्ण है कि पहले देश और संविधान बचाया जाए और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया जैसे पहले चली आ रही थी 75-76 साल में से देश में, उसी तरीके से चुनावी प्रक्रिया चले और सभी पार्टियां अपना अपना चुनाव। सर आपके यहाँ से फरीदाबाद में कोई जो बड़े मुद्दे हैं कोई उठाता नहीं है, सिर्फ 2 जने नजर आते हैं, एक आपके धर्मवीर भड़ाना जी और एक आपके प्रवक्ता है नरेश शर्मा। ये 2 नहीं है, 1 और 1 11 है। तो बाकी टीम को भी आप देखेंगे तो समय समय पे सब लोग अपने अपने मुद्दे अलग अलग तरीके से उठाते रहते हैं। जो बड़े मुद्दे हैं वो 111 और 1011 होते हैं। हमारे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 1, 2, 3 काउंटिंग नहीं होता। सर हमने नहीं देखा, हमने तो हमेशा नरेश जी को ही देखा है या धर्मवीर को देखा है। बड़े मुद्दे जितने भी है नरेश को ही देखा है। वो भाई साहब को आमंत्रित करें जब भी कोई भी मुद्दा उठाया जाए।
भ्रष्टाचार क्या केवल इसी सरकार में है, कांग्रेस में नहीं रहा या आगे नहीं होगा, ऐसी क्या? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। भ्रष्टाचार की भारतीय जनता पार्टी ने सारी हदें पार कर दी हैं और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किसी भी बड़ी से बड़ी एजेंसी, किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे दबा सकती है, उसका सबसे ताजा उदाहरण यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उस इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और ये कहा एसबीआई को कि 6 मार्च तक आप सब सार्वजनिक कीजिए कि किसने कितने करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिया, किसने, किस कंपनी ने कितने, किस डेट को कितने रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए। अगर वो सार्वजनिक हो जाता 6 तारीख को, तो उससे पूरे देश को यह पता चल जाता कि किस किस कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने किस डेट पे कौन सा प्रोजेक्ट दिया और उसके एवज में कितने करोड़ रुपए रिश्वत ली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसा मैंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जैसे वो घबराए हुए हैं, उससे स्पष्ट समझ में आ रहा है एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट में ये कहलवाया गया है कि हम इतनी जल्दी डेटा नहीं दे सकते, जून में हम सार्वजनिक करेंगे। जून की डेट मांग रहे हैं एसबीआई से कि जून में हम सार्वजनिक करेंगे, यानी चुनाव के बाद, जब चुनाव हो चुका होगा। तो ऐसा क्या है उन इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जिसको भारतीय जनता पार्टी छुपाना चाहती है? वो अरबों रुपए की रिश्वत किस कंपनी से ली गई है, किस काम के एवज में ली गई है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस बड़ी कंपनी को फेवर किया, भारतीय जनता पार्टी ने किसको टेंडर दिए रिश्वत के एवज में? वो सारा कुछ सार्वजनिक हो जाता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का अगर डेटा सामने आता, भारतीय जनता पार्टी इसको छुपाना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं कर रही है। जिस तरीके से चंडीगढ़ में आपने देखा मेयर चुनाव में खुली लूट वोटों की जिस तरीके से की गई, ये सारी चीजें अलार्मिंग है। ये सारी चीजें ये बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके सब इंस्टीट्यूशन को खत्म करके देश में तानाशाही लाना चाहती है। इसलिए इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही के खिलाफ है, लोकतंत्र को बचाने के। राष्ट्रीय लेवल की आपने बात बताई भ्रष्टाचार की, फरीदाबाद की अगर बात करते हैं, निगम में 200 करोड़ का घोटाला है, क्या आपकी नॉलेज में है? देखिए, मेरे साथी तो बता रहे हैं 400 करोड़ का घोटाला है, तो वो संख्या डबल हो गई जो आपने सवाल पूछा था। बहुत बड़े पैमाने पर पूरे हिंदुस्तान में, फरीदाबाद में भी, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में भी बहुत सारे केसेस हमारे सामने ऐसे आते रहते हैं जिनमें खुला भ्रष्टाचार होता है, जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बताना चाहिए। लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि जो भी लोग शामिल हैं उनको बचाने में भारतीय जनता पार्टी जरूर शामिल है, क्योंकि उनके शामिल हुए बिना वो लोग बचते नहीं किसी भी हालत में। तो कहा है, मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, तो कहाँ छोड़ रहे हैं? सबको तो ले ही रहे ना, फिर आप भी चले जाओ उनके साथ। तो यही तो सवाल है। आज के दिन में जो भारतीय जनता पार्टी के डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, सीबीआई ईडी के नोटिस आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, वो पहली पहचान है कि वो भ्रष्टाचारी है। उसको पता है कि मेरे खिलाफ कुछ मामला है, अगर सीबीआई और ईडी में फंस जाऊंगा तो मेरी फाइलें खुल जाएंगी, भ्रष्टाचार का पैसा बाहर आ जाएगा। जो सीबीआई और ईडी के नोटिस मिलने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी के झूठे मामलों में जेल भेजने के बाद भी जो नहीं झुकता है, आज के दिन में वो ईमानदारी का प्रतीक है, क्योंकि उसको पता है कि ये सरकार तो आनी जानी है। जो ईमानदार है उसको किसी चीज का डर नहीं होता। आप ज्यादा से ज्यादा जेल में रख लेंगे, कुछ दिन बाद छोड़ना पड़ेगा। गांधी जी भी जेल में रहे, बहुत सारे क्रांतिकारी भी जेल में रहे, लेकिन जब अंग्रेजों का शासन रहा तभी तक रहे। जब अंग्रेजों का शासन चला गया तो सारे क्रांतिकारी, सारे स्वतंत्रता सेनानी जेल से बाहर आ गए। वैसा ही यहां भी होने वाला है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का ये तानाशाही शासन जाएगा, सभी ईमानदार बाहर होंगे और सभी बेईमान जेल के अंदर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम के खिलाफ, लोगों के मन में ये संदेह है कि जो वोट दिख रहे थे, जब उसमें इतनी लूट कर सकते हैं तो ईवीएम का वोट तो दिखाई भी नहीं देता है, उसके अंदर कहीं इस तरीके की लूट तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। इस बात को लेकर लोगों के मन में संदेह है। इसका सबसे साफ और सुथरा रास्ता ये है कि इलेक्शन कमीशन को ये जो ईवीएम मशीन्स हैं, इनको थॉरोली चेक करने के लिए जो भी इनको मांगता है उसको मशीन उपलब्ध करानी चाहिए कुछ समय के लिए, कि आप इसके अंदर जो कमी निकाल सकते हो निकालिए, क्योंकि इसी के ऊपर सारा इलेक्टोरल सिस्टम निर्भर करता है। और अगर सिस्टम के ऊपर संदेह हो तो लोकतंत्र के ऊपर संदेह उसको माना जाता है। ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके ऊपर लोगों को संदेह। टांडा जी, कुरुक्षेत्र से आप लोग चुनाव उम्मीदवार घोषित होगा, जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र में साझा तौर पर सभी सीनियर लीडर्स ने आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के मिल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सभी कार्यकर्ताओं के साझा सम्मेलन भी किए,
उसी तरीके का प्रारूप इंडिया गठबंधन में पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी लोग पार्टी भूल करके, अपने नेताओं को भूल करके इस वक्त सिर्फ एक मकसद के लिए लड़ रहे हैं कि इस देश की स्वतंत्रता को, लोकतंत्र को बचाना है। इसलिए कहीं किसी तरीके का कोई दूरियां, कोई मनमुटाव नजर नहीं आएगा। आज मैं चूंकि आम आदमी पार्टी के अपने कार्यक्रम से, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए यहां पर आया था, इसलिए मैं यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने कर रहा हूं।